चलिए, बोर्ड पर दो वर्ड दिख रहे होंगे आपको। एक लिखा हुआ है मिस्टेक और एक लिखा हुआ है एरर। एकदम सही पकड़ा आपने। मिस्टेक का स्पेलिंग गलत है और यही अंतर है मिस्टेक और एरर में। जैसे यहाँ पर ए की जगह ओ बना हुआ है, जैसे ही हम इस ओ को रिप्लेस करेंगे ए से, तो ये मिस्टेक का स्पेलिंग एकदम कंप्लीट सही हो गया। इसका मतलब ये है कि जो मिस्टेक होता है उसको हम कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं, बट एरर को हम केवल मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको हम कभी भी कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम एरर के बारे में थोड़ा सा एक लाइन समझ लेते हैं। एरर क्या होता है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। हम ट्रू वैल्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बारे में जानेंगे, लेकिन इसके पहले मेमोरी टैक्टिक्स की सहायता से हम जानेंगे व्हाट टाइप्स ऑफ द एरर वी हैव। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे मैंने लिख रखा है SRG। ये आपका पहला तरीका है एरर्स को याद करने का। S स्टैंडिंग फॉर सिस्टमैटिक एरर, ठीक है ना। R स्टैंडिंग फॉर रैंडम एरर, ये क्या है? रैंडम एरर है। और लास्ट वाला जो आप देख रहे हैं G, इट इज स्टैंडिंग फॉर ग्रॉस एरर, ठीक है ना। तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आप क्या रखे हैं केवल याद? SRG। अब हम जानेंगे सिस्टमैटिक एरर के बारे में। अब सिस्टमैटिक एरर के बारे में भी एक आप इस चीज को याद कर लीजिए, दिस इज SIEO। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, व्हाट इज SIEO। आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा SIEO, यानी कि सब इंस्पेक्टर ईओ, ठीक है। और ये दोनों नगर पालिका में पाए जाते हैं। सो दीज आर द IEO, दीज आर द टाइप्स ऑफ द सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर को हम हिंदी में बोलते हैं क्रमबद्ध, और इसके टाइप्स हैं। SIEO आपने याद कर लिया। I स्टैंडिंग फॉर इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अभी मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा इंस्ट्रूमेंटल एरर को। और E स्टैंडिंग फॉर एनवायरमेंटल एरर, ठीक है ना। ये अभी एनवायरमेंटल एरर इसके पार्ट बता रहा हूं। और लास्ट है ऑब्जर्वेशनल एरर, ये ऑब्जर्वेशनल एरर है, ठीक है ना। अब इनका हम अलग अलग आपको बताते हैं। पहले सिस्टमैटिक एरर को थोड़ा सा और समझ लीजिए। सिस्टमैटिक एरर हमेशा आता है नॉन कॉज के कारण, मतलब इनके कारण हमें पता होते हैं। और दो प्रकार की आपकी एरर्स होती हैं, जिनका नॉन कॉज होता है, जिनका अननोन कॉज होता है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर और एनवायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर हमने समझ लिया। अब ये किन कारणों से होती है इसको अब हम आगे समझेंगे। आई स्टैंडिंग फॉर, जैसे मैंने बता दिया, इंस्ट्रूमेंटल एरर ये काहे से आता है? इम्परफेक्ट डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इम्परफेक्ट डिजाइन से आता है। इम्परफेक्ट डिजाइन, अगर आपका डिजाइन गलत है इंस्ट्रूमेंट का, उससे ये आता है ना। और दूसरा ये किस बात से आ जाता है? ये मिसयूज से आ जाता है। मिसयूज मतलब बहुत ज़्यादा यूज किया, टेढ़ा माड़ा कर दिया उसको। और इसकी इम्प्रॉपर सेटिंग या मैन्युफैक्चरिंग से आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी आ जाता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर डिफेक्ट से भी ये आता है। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। एरर में जितने प्रकार से एरर आती है इंस्ट्रूमेंट में जितने प्रकार से एरर आती है बता दिया मैंने। इम्परफेक्ट डिजाइन हो सकता है, मिसयूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से इसको आ सकता है। अब अगला देखिए, एनवायरमेंटल एरर। अब इसमें तो आप जानते हैं कि जब टेम्परेचर, जैसे जो फिजिकल कॉजेज हैं जो मेजरमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं, तो वो हो सकता है टेम्परेचर हो सकता है बेटा, प्रेशर हो सकता है ना, ठीक है ना। प्रेशर हो सकता है, हामिड हो सकता है ना, ह्यूमिडिटी हो सकता है, हामिड हो सकता है। दूसरा, अगर वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हो सकता है, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि डस्ट भी, आपका जो डस्ट है ये भी आपके इसको प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मेजरमेंट को ये प्रभावित करता है। अब हम देखते हैं
ऑब्जर्वेशनल क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल में क्या दिक्कत आती है? ऑब्जर्वेशनल ये रिलेट है कि हमने अच्छे से सेटिंग नहीं करी, है ना, हमने प्रॉपर इनिशियल सेटिंग नहीं करी, इसके वजह से ये आ सकता है ना। और हमने क्या किया, मिसरीड कर लिया, है ना, इसको हमने मिसरीड कर लिया, ठीक है ना, या उसको तिरछे से देख लिया, हमने जो सामने से देखना चाहिए था उसको हमने तिरछे से देख लिया। तो ये सारे जो हमारे एरर्स हो गए, ये कैसे हो गए, सिस्टमेटिक एरर हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे व्हाट इज रैंडम एरर। आप इस चीज़ को पकड़े रखना जब तक इसको जो है हम एरर बता रहे हैं। सिस्टमेटिक मैंने बता दिया, अब क्या आ गया, रैंडम एरर। चलिए, रैंडम एरर का सबसे पहला बात यह है, इसके कॉजेज हमें पता नहीं होते हैं। ये इसके कॉजेज हमें अननोन कॉजेज होते हैं, इसके हमें नहीं पता होते हैं। नहीं पता होते हैं तो हम इसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। और जिनके जो नॉन कॉजेज होते हैं उसको कंट्रोल जिनको कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल एबल भी बोलते हैं उनको। सिस्टमेटिक एरर जो होता है कंट्रोलेबल होता है, ये नॉन कंट्रोलेबल होता है। ये कैसे आता है, ये इस वजह से आता है जिसके कारण हमें बिल्कुल पता नहीं होते हैं। जैसे जब हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं कमरे के अंदर, उसी समय कोई छत पे जा रहा है या कहीं से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तो उन वाइब्रेशन को हम नहीं समझ पाते हैं और वो भी आपकी रीडिंग को मिसरीड कर देते हैं, यानी कि आपकी रीडिंग में कुछ ना कुछ एरर कर देते हैं। अब इसको रिड्यूस कैसे करते हैं? इसको रिड्यूस करने का तरीका केवल एक ही है कि आप जो मेजरमेंट है उसमें कई जो है ऑब्जर्वेशन किए, यानी कि उसको बार बार करिए, और जितने बार आप इसको करेंगे तो क्या होगा, उतना ही इसमें मेजरमेंट में एरर कम आएगी। मान लीजिए आपने कोई इसमें n ऑब्जर्वेशन किए, किसमें, इन n ऑब्जर्वेशंस इन अ मेजरमेंट, ठीक है, n ऑब्जर्वेशंस इन अ मेजरमेंट। तो होगा क्या, जो आपकी जो एरर है जो वो कितना हो जाएगा, ये 1/n टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, 1 टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हुआ आपका रैंडम एरर। चलिए अब जानते हैं कि लास्ट वाला ग्रॉस एरर, ठीक है, ये क्यों आता है, ह्यूमन केयरलेसनेस, ह्यूमन केयरलेसनेस से आता है ना। और कभी कभी क्या होता है, आदमी की इफिशिएंसी पर ये निर्भर करता है कि यानी कि वो उस आदमी को वो करना आता है कि नहीं आता है जो मेजरमेंट ले रहा है, ठीक है ना। तो ये इस कारण इसमें आता है। और इसमें और कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं उसको समझ लीजिए। सबसे पहला तो ये आता है कि प्रॉपर सेटिंग के बगैर हमने शुरू कर दिया इसको, प्रॉपर इनिशियल सेटिंग हमने किसी भी ऑपरेटर्स की नहीं की और हमने रीडिंग ले लिया, ठीक है ना। दूसरा, हमने गलत रीडिंग ले लिया, टेकन रॉन्ग रीडिंग। जैसे कि अगर किसी चीज़ को हमें जो है लेफ्ट टू राइट नापना है और हमने क्या कर दिया, उसको मिडिल से ले लिया, ठीक है, ये कहाँ से आ गया, टेकन रॉन्ग रीडिंग से आ गया, ठीक है, हमने रीडिंग गलत ले लिया। और कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेटिव मिस्टेक कर देते हैं हम, कैलकुलेटिव मिस्टेक, और ये बहुत सारे लोगों में पाई जाती है ना, कैलकुलेटिव मिस्टेक, यानी कि जहाँ गुणा करना था गुणा गलत कर दिया। और कभी क्या करते हैं, वैल्यूज गलत रख देते हैं। मान लीजिए वैल्यूज दी गई थी वहाँ पे 3.28 और हमने रख दिया 3.1, तो ये हुआ आपका ग्रॉस। अब इसको रिड्यूस कैसे करते हैं, इसको रिड्यूस करने का यही तरीका है कि आप सिंसियर होके और अलर्ट होके उस ऑब्जर्वेशन को करिए, उस मेजरमेंट को करिए, तो इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। ध्यान रखना, जो एरर्स होती हैं दे कैन बी ओनली मिनिमाइज्ड, नॉट कंप्लीटली रिमूव्ड। ओके, चलिए अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर एंड मैग्नीट्यूड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स इन मैग्नीट्यूड, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड कैसे पता करें हम एरर्स का, ठीक है ना। तो इसको हमें पता करना है। सबसे पहली बात यह है कि एरर इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज वैल्यू, यानी कि एक्यूरेट या ट्रू वैल्यू, और किसके बीच का, मेजर्ड वैल्यू के बीच का। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि ये ट्रू वैल्यू और मीन एवरेज वैल्यू क्या होता है, ठीक है ना। तो मीन एवरेज वैल्यू
सबसे पहले इसको लिखेंगे हम ट्रू वैल्यू। जब कभी भी ट्रू वैल्यू न दिया जाए तो मीन एवरेज वैल्यू ही ट्रू वैल्यू होगा, मीन वैल्यू। और लास्ट में हम इसको बोलते हैं मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। और इसको बोलते हैं मीन एवरेज, यानी कि जो मीन है, जो सारे वैल्यूज हैं उनका हम मीन लेते हैं। चलिए समझिए इस बात को। ट्रू वैल्यू क्या होता है, जो हमें पहले से पता है। अगर नहीं दिया गया तो क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू को हम क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू मानेंगे। चलिए इसको एक एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है उसके डिजिट के अनुसार समझते हैं। हम लोगों ने मान लीजिए एक वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से एक सिक्के का हमने डायमीटर निकाला और पहले ऑब्जर्वेशन में यानी कि OB1 में हमें उसका जो डायमीटर है ये 3.29 सेंटीमीटर मिला। फिर हमने ऑब्जर्वेशन नंबर 2 किया, इसमें हमें डायमीटर मिला 2.8 सेंटीमीटर। फिर मैंने इसका तीसरा ऑब्जर्वेशन किया तो मुझे मिला 3.29 सेंटीमीटर अगेन। और मैंने इसका लास्ट ऑब्जर्वेशन किया और मुझे मिला 3.31 सेंटीमीटर। ओके, दीज आर द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और ये पूरा एक मेजरमेंट कर रहे हैं हम, और एक मेजरमेंट के ये 4 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। इसको गौर से देखिए, इसमें क्या है कि 2 पॉइंट्स तक ही सेंटीमीटर का हमने जो है डिजिट लिया है। क्यों लिया है, रिमेंबर रखना, फिजिक्स में सिग्निफिकेंट फिगर में ही चलना पड़ेगा। आपको पता है कि जो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होता है दिस इज व्हाट 0.01 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर 0.01 सेंटीमीटर तक ही जा सकते हैं, इसके जाके जाएंगे तो वो रीडिंग आपकी गलत मानी जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम निकालते हैं, इसका मीन वैल्यू। मैंने आपको बताया कि जब ट्रू वैल्यू न दिया हो तो मीन वैल्यू ही हम निकालेंगे, है ना। और इसको ही बोलते हैं मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। इसमें क्या करते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उनके वैल्यूज रखते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 3, ऑब्जर्वेशन 4। चूंकि मैंने 4 किए थे तो 4 का वैल्यू रखेंगे। आप अगर 10 करोगे तो 10 आएगा। और अपॉन जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने किए, मैंने वैल्यूज सारे रखे और मैंने 4 का भाग 4 से डिवाइड कर दिया। आई हैव डिवाइडेड बाई 4 बिकॉज वी हैव टेकन ओनली 4 number of observations. So here it's come the answer 3.2925. It is not a correct answer. अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का रूल हमारा कहता है कि जो डेसिमल्स के बाद, जो एडिशन में डेसिमल के बाद जितने कम, सबसे कम अंक हो वही रखेंगे। जितनी डिजिट, क्या डिजिट है, सब में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आना चाहिए। सो दिस इज 29 बिकॉज ये सिंपली ड्रॉप हो, ये ड्रॉप सिंपली हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये इवन नंबर है और ये सिंपली ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ये लेस देन 5 है। सो आंसर इज 3.29 सेंटीमीटर। सो दिस इज द मीन वैल्यू और इट विल वर्क एज अ ट्रू वैल्यू व्हेन ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन। अब हम चलते हैं एरर पर, एब्सोल्यूट एरर पर। थोड़ा टर्मिनोलॉजी मैंने अलग कर रखी है, इसको गौर से समझिएगा। मैंने पहला टर्मिनोलॉजी दे रखा है इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है, फॉर अ सिंगल ऑब्जर्वेशन, यानी कि पूरे मेजरमेंट में आपने एक ऑब्जर्वेशन में कितनी गलती कर रखी है उसको मैंने कहा इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। तो ये हमेशा क्या होता है, दिस इज मीन वैल्यू ऑब्लिक ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ऑब्लिक मेजर्ड वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि आप मीन वैल्यू में से क्या घटाएंगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आपने उस एक एक्सपेरिमेंट में देखी, ठीक है ना। या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, मेजर्ड, जिसे आपने नाप रखा है। तो सिंपली आप इसको ऐसे याद करिए, m माइनस o यानी कि मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब अगर हम उस एक्सपेरिमेंट का बात करें जो हमने कर रखा था, जिसमें हमने रीडिंग दे रखी थी, तो रीडिंग हमारी जो आई थी, मीन वैल्यू कितनी आया था बेटा, दिस इज 3.29। तो ये हमेशा यहाँ पर क्या आएगा, पूरा सेम पैटर्न आएगा। अब इसमें से पहली ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या थी, 3.29। आप देखिए उसको, तो 3.29 था, तो 3.29 इज ऑल्सो मीन वैल्यू और इसमें से जब ये घटाएंगे 0.00। अब आप देखिए, आप कहेंगे इसको ऐसे क्यों रखा है, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा
क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि पूरा एक्सटेक्ट घट रहा है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन में जो मिनिमम डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर है वो आपको रखने पड़ेंगे, आप इसको ऐसे नहीं रख सकते। नाउ 3.29 ये इट विल रिमेन सेम बिकॉज इट इज द मीन वैल्यू, ये एक बार निकाल लेंगे तो वो वही रहेगा। अब दूसरा ऑब्जर्व वैल्यू था आपका, जो आपने दूसरे ऑब्जर्वेशन किया था उसमें 3.28 था, तो इसको सब जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.01। अगेन हमने जब तीसरी बार उसको ऑब्जर्व किया, तीसरा एक्सपेरिमेंट किया उसी रीडिंग को लेने के लिए, तो क्या हुआ 3.29 विल बी सेम, और फिर हमें आ गया, फिर ऑब्जर्व वैल्यू आ गया 3.29, तो ये 0.0। अब इस वैल्यू को गौर से देखिए, इसमें मैं एक स्टेटमेंट दूंगा आपको। जो E4 है, यानी कि जो चौथे ऑब्जर्वेशन में जो हमारी एरर है वो क्या है, 3.29 माइनस 3.31, सो दैट्स कम्स आउट माइनस 0.02। दैट मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि जो एरर है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब इसमें डिफरेंस में क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव आता है, बड़े में से छोटा घटाते हैं, हमें बड़े में से छोटा घटाते हैं, ये डिफरेंस में होता है। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, पहले वाले में से दूसरा घटाते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, मीन वैल्यू से ऑब्जर्व्ड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है। और ध्यान रखना, जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर है, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर may be positive and negative, may be positive and negative। ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूं कि इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर may be positive and negative। अब हम पढ़ेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, इसका इंपॉर्टेंट रोल है, इसको देखते रहिए। जैसे कि इस वर्ड से आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि हम एब्सोल्यूट एरर का मीन लेंगे। कौन सी एब्सोल्यूट एरर, जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर है। तो दैट इज व्हाट, दिस इज मीन ऑफ, ये डेल्टा का मतलब है एरर, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर का क्या होगा, यहां पर आप गौर से देखिए इस चीज को, दिस इज द मॉडुलस ऑफ इंडिविजुअल एरर्स। सब में जो एरर्स में है, एरर्स है, उनका हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडुलस ले रहे हैं, ओनली मॉडुलस। जब आप इसका केवल मॉडुलस लोगे तो इसको देखिए, ये क्या था, जो E4 हमारा था वो क्या था, नेगेटिव था, लेकिन हमने उसका क्या लिया, मॉडुलस लिया। जैसे ही आपने इसका मॉडुलस लिया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और आंसर इसका क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है ना। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि जो मीन एब्सोल्यूट एरर है इसको हम कहेंगे ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जल्दी से लिख लो, इंडिविजुअल एरर में बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बट मीन एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसको देखिए, इसको ऐसे नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट फिगर में ले जाना पड़ेगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 हैं, इसको ड्रॉप आउट करोगे ये 8 हो जाएगा, 8 को ड्रॉप आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 0.01। सो दिस इज योर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आप समझ गए होंगे इंडिविजुअल एरर क्या होता है। जो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसमें से हम लोग करते हैं कि मीन वैल्यू में से ऑब्जेक्ट वैल्यू घटा देते हैं, तो क्या होता है, इंडिविजुअल आ जाता है। और वे सारे इंडिविजुअल का क्या करते हैं, हम लोग मीन ले लेते हैं, लेकिन ध्यान क्या रहता है कि हम लोग उसका जो पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। चलिए जल्दी से रिलेटिव एरर जान लेते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं कि रिलेटिव एरर में क्या होता है, कि जो आपका मीन एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, इसमें ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू का हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। जो डेल्टा EM आया था हमारा वो क्या आया था, 0.01, और जो हमारा मीन वैल्यू था, यानी कि सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ने के पर उसका जो भाग किया था, दिस इज कितना आया था, ये आया था 3.29। तो दिस मच विल बी द रिलेटिव एरर। अब इसको और तुरंत ही समझ लीजिए, यहीं पर हम इस चीज को खत्म कर लेते हैं। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, ठीक है ना। परसेंटेज एरर में क्या करते हैं, आप सभी जानते हैं, कुछ भी इसमें बताने को बहुत ज्यादा है नहीं। डेल्टा EM बटे मीन वैल्यू, और इसको किससे मल्टीप्लाइड कर देते हैं, 100 से। अगेन आप भी गौर से सुनिए, चूंकि ये डेल्टा EM है तो रिलेटिव एरर ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखना, ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसमें भी क्या है, डेल्टा EM है, ये पॉजिटिव है, और नीचे भी पॉजिटिव है, ये भी क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि -2% हो गया है ना। तो इस वजह से
ये ऑलवेज पॉजिटिव है। अब मैं बोर्ड पर वो पॉइंट डिस्प्ले कर रहा हूँ समरी के लिए, जिन्हें आप याद रख के पूरा एरर का आप उसकी डेफिनेशन और उसको कैसे निकालते हैं आप पता कर पाएंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पर आते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने जो साथीगण हैं उनको बताते रहिए, मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए। थैंक यू। आगे हम पढ़ेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर्स और उसके कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो आइए ज़रूर नेक्स्ट वीडियो पर।